ठीक है, तो कपल और मोमेंट्स के बारे में अपन ने ये समझ लिया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डायरेक्शन को देख करके प्लस या माइनस लगाना सीख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कपल्स को लेकर के, जिसका कि नॉलेज कई सारे स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर तक नहीं होता है। हालांकि सिंपल सी चीज है और कोई किताब भी इसको बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं करती है। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है भाई जो किताबें भी नहीं बताती, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, लेकिन बहुत जरूरी भी है? तो इसका मतलब आप लोगों को तो पता होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, बॉडी वही है, इस पे कपल था और इस कपल की वैल्यू -2 है, ये भी अपन ने पता कर ली। मोमेंट इज इक्वल टू -2। अब ये फोर्सेस मैं हटा रहा हूं। अब मेरे को पता है कि दो फोर्सेस कहां लगी थी, तो इसका मतलब है इस कोने में कहीं पर ऐसा एक रोटेशनल इफेक्ट था -2 का। ऐसे बना सकता हूं मैं इसको। ऑल्टरनेटिवली मैं एक नया तर्क ऐसा पेश कर रहा हूं कि भाई चूंकि कपल किसी पॉइंट के अबाउट होता ही नहीं है, भाई मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है, आपको एक वो पॉइंट चाहिए होता है जिसके अबाउट आप फोर्स का मोमेंट लेते हो, लेकिन कपल के अंदर कभी पॉइंट की बात करते ही नहीं है। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये तर्क भी कर सकते हैं कि भाई ये कपल यहीं लग रहा हो, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि ये किसी पॉइंट के अबाउट तो है नहीं, बस कपल जनरेट हो गया। और कपल जो है इट्स अ प्योर रोटरी मोशन, एंड सिंस इट इज अ प्योर रोटरी मोशन इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एनीवेयर ऑन द बॉडी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये -2 न्यूटन का जो क्लॉकवाइज कपल है वो यहां पर ना लग करके यहां लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट कर लो अपनी इच्छा से। बस कानून की सिर्फ इतना है कि बॉडी के ऊपर लगना चाहिए, कहीं पर भी लगा दो। आपको यहां पसंद नहीं है, उसको शिफ्ट करके यहां ले आओ, बोलो कि अब ये यहां पर लग रहा है, यहां पर भी पसंद नहीं है, यहां लगा दो। बस आप क्या चीज चेंज नहीं कर रहे, ये -2 इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे और ये क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आपने कपल को यहां से लेकर के यहां पे लगाया, फिर यहां पे लगाया, फिर यहां पे लगाया। आप इस कपल को इस बॉडी के ऊपर लिटरली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं बिना इसके नेचर को चेंज किए बिना, और इस कपल का रोटरी इफेक्ट और मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज, एंड द रोटरी इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द कपल will have no alteration, it is exactly the same। तो अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में एक और बार इस बात को रिपीट करूं तो इसका मतलब है कि अगर आपको किसी बॉडी पे कोई कपल लगा हुआ दिख जाए तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उस कपल को कहीं पर भी शिफ्ट लगा करके चिपका सकते हैं। उसको शिफ्ट कर दो, जहां आपकी इच्छा है उस कपल को रख दो और बोलो कि ये कपल अब यहां लग रहा है। वहां पसंद नहीं है, उसको शिफ्ट करके कहीं और लगा दो, बोलो कि अब ये कपल यहां लग रहा है। एक ही चीज है वो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो कपल्स कैन बी शिफ्टेड ऑन अ बॉडी एनीवेयर टू अ पॉइंट ऑफ योर ओन कन्वीनियंस। मोमेंट्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, मोमेंट्स को नहीं शिफ्ट कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि मोमेंट्स जो है वो किसी स्पेसिफाइड पॉइंट के अबाउट होती है। तो अब जैसे मैंने दो फोर्सेस बनाई थी कपल के तौर पे, अब अगर मैं यहां पर एक सिंगल फोर्स लगाऊं इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में और ये बोलूं कि भाई इस बॉडी पर एक पॉइंट दे रहा हूं, लेट अस से पॉइंट ए, और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस अकेले फोर्स का मोमेंट कितना है पॉइंट ए के अबाउट। तो मैं फोर्स का पहले लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करूंगा और इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। लेट अस से दिस इज डिस्टेंस डी, लेट अस से दिस इज फोर्स एफ, जो कि न्यूटन में है, ये मीटर में है। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो गया? ये हो गया -F/d। माइनस साइन क्यों लगाया है? वापस से देखो, फोर्स नीचे को है, पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में है, तो इस फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट रोटरी इफेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव होती है। अब ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट भी एक कपल की तरह ही एक रोटरी इफेक्ट है। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, अब क्लॉकवाइज है पता लग गया, F/d है ये पता लग गया।
ये ए पॉइंट था और ये फोर्स थी आपकी एफ, और आपने कहा कि इस फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट था दैट वाज एफ इंटू डी माइनस एफ इंटू डी। तो इस मोमेंट को मैं इस ए पॉइंट के अबाउट यहां पर लगाऊंगा ऐसे, और बोलूंगा कि ये एम लगा हुआ है यहाँ पे मोमेंट। लेकिन इस मोमेंट को मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पर भी शिफ्ट नहीं कर सकता। ये चीज आपको समझनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोमेंट इस ए पॉइंट के ऊपर ही लगा रहेगा, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको कोई नया मोमेंट क्रिएट करना है तो आप एक दूसरा पॉइंट लो बी, और बी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का एक नया मोमेंट निकालो, इधर से नया डिस्टेंस नापो, और उसके बाद बी पॉइंट के अबाउट एक नया मोमेंट क्रिएट करो। और ये जितनी भी मोमेंट्स बन रही है ये अपनी अपनी जगह पर चिपकी रहेंगी, ये शिफ्टेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई कपल आती है बॉडी के ऊपर, तो इस कपल के कारण जो रोटरी इफेक्ट जनरेट होता है, इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे बॉडी के ऊपर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। So couples can be shifted, moments of forces cannot be shifted. Moments of forces are applied and they remain being applied at the point about which the moments were created. ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया क्या? कोई एक जना बता दो मेरे को, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू अ फोर्स एंड अ कपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको पहले एक बॉडी पे अकेली फोर्स लगा करके दे दी जाएगी, और ये कहा जाएगा कि जिस तरह से आप एक फोर्स के दो कंपोनेंट बनाते थे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा करके, तो अब की बार एक नई चीज सीखने जा रहे हो कि एक अकेली फोर्स दे दी जाए तो इस फोर्स को एक फोर्स और कपल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक अकेली फोर्स दे दी गई है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो फोर्स और कपल के कॉम्बिनेशन के अंदर। अब ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना एक्चुअली है नहीं। ठीक है, मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूं, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझना। एक बॉडी बनाई है मैंने, कोई भी बॉडी हो सकती है, रैंडम शेप, एनी बॉडी। ठीक है, उस बॉडी पे एक फोर्स लग रही है एफ। ठीक है, अब आपने क्या किया, बोला कि अब इस फोर्स को एक फोर्स कपल सिस्टम में कन्वर्ट करो। बहुत आसान है, आप इस फोर्स से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाओ। भाई सवाल पूछने वाले से आप उल्टा एक सवाल पूछोगे कि ये फोर्स कपल सिस्टम जो है इसको लगाना कहां पर है। तो सवाल पूछने वाले ने आपको जवाब दिया कि चलो यहां लगा दो, यहां से तो फोर्स पास हो रही है, ओरिजिनल फोर्स, लेकिन जो फोर्स कपल सिस्टम जो कि फाइनल आंसर आना चाहिए आपका, वो कहां लगना है, बोला कि यहां लगा दो। ठीक है साहब, तो जहां पे लगाना था वहां से आप अपने ओरिजिनल फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बनाओ और आपकी ओरिजिनल फोर्स के पैरेलल एक जोड़ा क्रिएट करो, उतना ही फोर्स जितना ओरिजिनल फोर्स था। तो आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स अपनी तरफ से जनरेट करके लगा दी और बिल्कुल उसके उल्टा उस एफ फोर्स को वापस से लगा दिया। अब मेरे को ये बताओ कि आपके इस सिस्टम में अभी टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? एफ एक ही लग रही है सर एक। नहीं नहीं, गिन गिन के बताओ कि अभी टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है? तीन सर, तीन फोर्सेस लग रही है। ठीक है, जिन्होंने एक फोर्स कहा वो तो इस लॉजिक से कहा कि भाई एक पॉइंट पे अगर आगे और पीछे को दोनों बराबर फोर्स लगाऊं तो इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसके बराबर ही हो गई ये बात, है कि नहीं? तो अब इस लॉजिक को लेकर के ही अपन इसका आगे कन्वर्जन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं इस एफ से कुछ पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे
एक पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट पे इस F के ही बराबर दो फोर्सेस आगे और पीछे को लगा दूं इस F के पैरेलल, तो क्या सिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस F का और इस F का रिजल्टेंट 0 है। तो एक एग्जिस्टिंग F के साथ में मैंने कोई भी चेंज किया ही नहीं है अभी तक। ये ट्रिक है एक तरह की, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने दो फोर्सेस तो लगा दी, तो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर अभी भी इफेक्टिवली एक ही फोर्स लग रही है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो अभी भी सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रही है। लेकिन अब इन दोनों को लगाने के बाद मैं इस फोर्स को और इस फोर्स को अगर एक साथ कंसिडर करता हूं, तो ये क्या दिख रहा है आपको? कपल। दिस इज अ कपल, equal and opposite forces standing apart at a distance of d and mutually parallel to each other। तो ये वाली F और ये जो उल्टी F लगाई है, ये दोनों equal, opposite, parallel at a distance of d। तो अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक कपल बना सकता हूं। तो अब मेरी जो बॉडी है, उस बॉडी पे अब कैसे कैसे फोर्सेस लग रही है भाई? देखो, इस फोर्स को और इस फोर्स को तो मैं खा गया कपल बनाने के लिए, तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया, तो अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब एक कपल बना लो। और जैसा मैंने आपको कहा था, कपल तो मैं कहीं पे भी लगा सकता हूं, तो इसके लिए मेरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इस F और इस F को मिला के जो कपल बनाया है उसको आपने रखा कहां पर है, मैं कहीं पे भी रख सकता हूं। सो लेट अस से दिस इज द मोमेंट ऑफ द कपल विच इज इक्वल टू F इंटू डी, और इसको मैं कहीं भी रख देता हूं, बीच में रख दिया मैंने। लेकिन ये जो फोर्स अकेली अब रह गई, इसकी लोकेशन तो फिक्स है, इसको आप मर्जी से कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते। अब ये एक फोर्स रह गई। अब आप मेरे को बताओ, ओरिजिनली आपके सिस्टम पे इधर एक फोर्स लग रही थी, राइट? अब आपके उसी सिस्टम पे बिना किसी चेंज के ये फोर्स कन्वर्ट हो गई इधर लग रही एक फोर्स में और एक मोमेंट में। तो अब आप इस मोमेंट को, यानी ये जो कपल का मोमेंट है, तो इस मोमेंट को शिफ्ट करके इधर ले आओ। तो अपना जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट था कि भाई एक अकेली फोर्स दी गई थी, उसको एक फोर्स कपल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, ये एक रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट हो गई। अब ये वाला जो मोमेंट है, इसको तो आपने शिफ्ट किया है, तो इसको यहां से तो मिटा दो आप। दिस इज योर फाइनल आउटपुट, ठीक है। ये टेक्निक है आपकी किसी एक फोर्स को एक फोर्स मोमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने की, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे करवाता हूं। ऑल ऑफ यू, इफ यू आर ऑलरेडी नॉट रेडी विथ अ पेन, पेंसिल एंड पेपर, आप अपनी रफ नोटबुक या कुछ भी ले लीजिए, और उस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं। देयर इज अ रॉड विच इज फिक्स्ड एट 2 पॉइंट्स। इसको बांध रखा है यहाँ पे जमीन से। इस रॉड को ऐसे दो सपोर्ट्स के ऊपर बांध करके रखा हुआ है। इसके ऊपर एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाई जा रही है, विच इज 2 न्यूटन। कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू अ फोर्स कपल सिस्टम एज शोन इन द सेकेंड फिगर। रॉड वही है, इफेक्ट वही है। इस 2 न्यूटन का जो प्रभाव इस रॉड पे पड़ रहा है, वो प्रभाव वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। द इफेक्ट शुड नॉट चेंज, बट द थिंग इज, इससे 2 मीटर की दूरी पर आपको एक फोर्स कपल सिस्टम जनरेट करना है। डू इट। यानी इस पॉइंट पे चाहिए अब मेरे को फोर्स कपल सिस्टम। तो कितना फोर्स है, कितना कपल है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, कपल की डायरेक्शन क्या है, ये मेरे को बता दो कैलकुलेट करके। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई द न्यूमेरिकल आउट। सर कपल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता ना, फोर्स तो अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेफ्ट या राइट। अप। अब देखो आपने क्या किया, यहां पर एक फोर्स लग रही थी,
तो इसकी जो टेक्निक है, जो कन्वर्जन की टेक्निक है, उस हिसाब से आपको आपकी रिक्वायर्ड लोकेशन पर एक डाउनवर्ड फोर्स और एक अपवर्ड फोर्स लगा देनी है। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल फोर्स डाउनवर्ड थी, तो कपल बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सी वाली को उठाऊंगा? इसको उठाऊंगा। ये 2 न्यूटन है, तो इसका मतलब है यहां पर जो मैंने दो ऑपोजिट फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगाई है, ये दोनों भी 2-2 न्यूटन होंगी। तो उसमें ऊपर को लग रही 2 न्यूटन और इधर की ओरिजिनल नीचे को लग रही 2 न्यूटन को मिला करके मैं कपल बना दूंगा। 2 न्यूटन 2 न्यूटन ऑपोजिट टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो कपल की वैल्यू कितनी हो गई? 4 न्यूटन मीटर। 4 न्यूटन मीटर। आपका रॉड वापस से बनाएंगे आप? सर 2 न्यूटन मीटर 2 कैसे एंटी आएगा? क्लॉकवाइज। -2 न्यूटन मीटर। 2 कैसे माइनस आएगा? 4 न्यूटन मीटर। ना सर तो एंटी क्लॉकवाइज। ना तो माइनस आएगा ना प्लस 2 आएगा आएगा। 4 न्यूटन मीटर। इट इज प्लस 4 न्यूटन मीटर। भाई इसका रोटेशनल इफेक्ट देखो, कपल कैसा बन रहा है? 2 न्यूटन नीचे को, 2 न्यूटन ऊपर को, पैरेलल फोर्सेस हैं। इसका रोटेशनल इफेक्ट आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते क्या कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कपल है ये, नेगेटिव नहीं है। और कपल की वैल्यू कितनी होती है? कोई सी भी एक फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है 2 मीटर, एक फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, तो कपल की वैल्यू हो गई 4 न्यूटन मीटर। अब चूंकि कपल है तो इसको रॉड पे कहीं पे भी मैं लगा सकता हूं। तो आपको जो लोकेशन बताई गई है उस लोकेशन पे पहले तो कपल को लगा दो। ये रहा कपल लगाया यहाँ पे। इस कपल का मोमेंट है 4 न्यूटन मीटर, पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो इस फोर्स को और इस फोर्स को तो मैं खा गया कपल बनाने के लिए। अब एक अकेली फोर्स बची है ये, तो इसको डाउनवर्ड। अप्लाई कर लो एंड दिस विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज 2 न्यूटन। तो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम था ये कि यहां पर लग रही है एक अकेली फोर्स 2 न्यूटन की, इस पे कोई कपल नहीं था, कोई मोमेंट नहीं था। ठीक है, आपने इस एक फोर्स को कन्वर्ट किया एक 2 न्यूटन और कपल 4 न्यूटन मीटर की कॉम्बिनेशन में, और वो लग कहां रहा है? वो इस पॉइंट पे लग रहा है। ये आपको कन्वर्जन विद न्यूमेरिकल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। सर सर डाउट है तो पूछो आप। यस सर। सर हाँ सर ये आपने मतलब जो पहले वाला फोर्स था जो हाँ। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लग रहा था, हाँ, ये 2 सर न्यूटन। उसको आपने, हाँ सर उसको आपने +2 न्यूटन मान लिया। नहीं नहीं, ये -2 ही है, लेकिन चूंकि मैंने इसमें डायरेक्शन दिखा रखा है तो इसलिए इस पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अब देखो उसी तरीके से अगर आप किसी कपल को ऐसे क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दो और उसके ऊपर 4 न्यूटन मीटर लिख दो, तो इस पे भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन दिखा रखा है क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप ऑन पेपर सिर्फ इतना बोलते हो कि देयर इज अ कपल ऑफ 4 न्यूटन मीटर, तो अब ये किसी पढ़ने वाले को ये थोड़ी पता है कि ये कपल जो है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। या तो आप उसको वर्बली बोलो कि देयर इज एन एंटी क्लॉकवाइज कपल ऑफ 4 न्यूटन मीटर, या फिर क्लॉकवाइज कपल ऑफ 4 न्यूटन मीटर, या फिर आप इस पे प्लस या माइनस लगा दो। तो अगर आपने ये कहा देयर इज अ कपल ऑफ -4 न्यूटन मीटर, तो अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये क्लॉकवाइज कपल है। और अगर आपने ये कहा कि देयर इज अ कपल ऑफ +4 न्यूटन मीटर, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये सीन है यहाँ पे। और बताओ डाउट क्या है? और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये जो काम अपन ने अभी सीखा है टू कन्वर्ट अ गिवन फोर्स इनटू अ फोर्स कपल सिस्टम, ये चीज अपन ने समझ ली कैसे करना है विद एन एग्जांपल। इसका उल्टा काम भी कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ अ फोर्स कपल सिस्टम टू अ सिंगल फोर्स। ये एग्जैक्टली उसका उल्टा काम है जो अभी अपन ने सीखा है।
तो अब वापस से एक मैं आपको बॉडी दूं, एनी रैंडम बॉडी, उस पे एक फोर्स लगा दी, लेट अस से F, और उसके साथ में एक कपल भी लगा हुआ है, ठीक है, लेट अस से M। अब M क्लॉकवाइज है, तो मैं इसको एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट अस से द मोमेंट एक्टिंग इज गिवन एज 4 न्यूटन मीटर एंड द फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू 2 न्यूटन। कुछ भी वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करो एक इक्विवेलेंट ऐसे सिस्टम में जिसमें कि फोर्स और कपल दोनों साथ साथ लगने की बजाय सिर्फ एक अकेला फोर्स लग रहा हो। इस फोर्स की वैल्यू मैं नहीं जानता, ये फोर्स इन्होंने बताई नहीं है। इन्होंने ये कहा कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो यहां लगे और उसके ऊपर कोई मोमेंट नहीं होना चाहिए, कपल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बॉडी पे इस फोर्स और इस कपल के एक साथ लगने का जो इफेक्ट है वही सेम इफेक्ट होना चाहिए इस अकेले फोर्स को यहां पे लगाने से। तो कुल मिलाकर के अपन को क्वेश्चन सेटर जो है वो क्या पूछ रहा है, इज आस्किंग यू टू रिकन्वर्ट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स एंड अ कपल इनटू अ सिंगल स्टैंडिंग फोर्स। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि अपन उल्टा काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मोमेंट की वैल्यू को फोर्स से डिवाइड करो। तो आपकी मोमेंट की गिवन वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन मीटर। इसको डिवाइड करोगे आपकी गिवन फोर्स से 2 न्यूटन से, तो ये जो चीज निकल के आएगी ये क्या निकल के आएगी, ये डिस्टेंस निकल के आएगी 2 मीटर्स, ठीक है। तो अब इस स्टेप को करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ओरिजिनल सिस्टम है, इस ओरिजिनल सिस्टम पे ये जो आपकी फोर्स लगी हुई है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग चलोगे। कितना डिस्टेंस चलोगे, 2 मीटर चलोगे। You create a perpendicular distance of 2 मीटर away from the force। और ये 2 मीटर चलना है, ये कैसे पता लगा, ये इससे पता लगा कि मोमेंट की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग है और फोर्स की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग है, इन दोनों को डिवाइड करो तो आपको ये पता लगेगा कि 2 मीटर की दूरी पे चलना है आपको, ठीक है। तो 2 मीटर की डिस्टेंस पे आए और यहां पर आकर के वापस से वही सेम काम करेंगे। ये 2 न्यूटन की फोर्स यहां लगा दी और ये 2 न्यूटन की फोर्स उल्टी लगा दी, ठीक है। ये 2 न्यूटन आपकी ओरिजिनल फोर्स थी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि इस सिस्टम पे ओवरऑल कोई चेंज आया नहीं है, आपने ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगाई है, तो अब इस वाले सिस्टम का कॉम्बिनेशन बना लो। ये देखो, ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन उल्टा, ठीक है। और ये दिख ही रहा है, ये क्लॉकवाइज इफेक्ट है। तो ये जो ओरिजिनल मोमेंट आपका 4 न्यूटन बैठा हुआ था ऑलरेडी, उसको रिप्लेस कर दिया आपने इस चीज से। तो ये 4 न्यूटन मीटर तो ऑलरेडी है ही। अब आपका सिस्टम क्या है, हो गया, अब आपका ऑलरेडी ये जो 4 न्यूटन मीटर था उसको इन 2 फोर्सेस से रिप्लेस कर दी। अब चूंकि इन दोनों फोर्सेस का एक दूसरे से ऑपोजिट नेचर है तो इनको आप कैंसिल कर दो और अब आपकी एक अकेली फोर्स रह गई यहां पर 2 न्यूटन। ये उल्टा कन्वर्जन हो गया आपका। तो ये बेसिकली वही सेम चीज है जो आपने पहले किया था, एक सिंगल फोर्स को मोमेंट और कपल में कन्वर्ट करना या फिर एक मोमेंट और कपल को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना। तो इसमें डिस्टेंस का और ऑपोजिट फोर्सेस का खेल है। तो आपने देखा कि ये जो सिस्टम है अब ये इस सिस्टम में कन्वर्ट हो गई और इसके कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ा, ये ओरिजिनल फोर्स की जो लाइन है उससे 2 मीटर की दूरी पर इस फोर्स को आपने लगा दिया। तो इस फोर्स का अकेले यहाँ पे खड़ा रहना और इस फोर्स का यहां पे खड़ा रहना और मोमेंट के एक साथ आ जाना, ये इफेक्ट सेम है। तो दिस इज द रिवर्स कन्वर्जन। हाँ जी पूछिए सर। लेकिन कपल तो रहेगा ना सर, आपने तो बोला था कि कपल तो रहेगा, वो तो रोटेटरी मोशन है। कपल को आपने इस फोर्स सिस्टम से रिप्लेस कर दिया ना
भाई ये जो कपल था इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला कपल इससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब आपने इस सिस्टम को यहाँ पर एक इकलौती फोर्स लगा करके बता दिया। तो मतलब सर रोटेटरी मोशन नहीं है अब? नहीं, रोटरी मोशन नहीं है अब, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल फोर्स था, ये देखो, ये आर यहाँ पर एक लग रही है विथ अ कपल, और इसको आपने कन्वर्ट कर लिया विद अ सिंगल फोर्स एक्टिंग एट अ डिस्टेंस। भाई आपका ये मोमेंट इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि ये जो फोर्स है, आपने इस फोर्स को शिफ्ट भी तो कर दिया ना, आप ये भूल रहे हो। ये फोर्स शिफ्ट भी तो हो गई है ना। तो इस फोर्स की ओरिजिनल लोकेशन से ये जब इधर आएगी तो ये इस, एक्चुअली अगर आप इसको थियोरेटिकली देखें तो इस फोर्स की शिफ्टिंग के कारण जो रोटरी इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो इसका ऑपोजिट है। यू कैन कंसिडर इट लाइक दैट। तो ये मोमेंट जो है एक तरह से इस फोर्स के शिफ्ट होने से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये मोमेंट से मोमेंट कैंसिल हो गया, अब ये आपका रिजल्टेंट यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। इस तरह से भी देख सकते हो आप इसको, ठीक है। सर वो जो डिस्टेंस थी हम्म, सर, जैसे पहले वाले मतलब स्टार्टिंग में आपने सर वो जो फोर्स बनाया था 2 न्यूटन का, हम्म। तो फिर मतलब जरूरी है कि मतलब अपन राइट साइड में 2 मीटर बनाए, लेफ्ट साइड में भी 2 मीटर बना सकते हैं ना? लेफ्ट साइड में भी बना सकते हो, लेकिन फिर वो मोमेंट का उल्टा हो जाएगा वो, लेकिन समझ सर रहे हो आप? आपने इसमें, सर इसमें जैसे ये क्लॉकवाइज ये है। देखो, यही देख लो, यही देख लो आप, चलो यहाँ पे फोर्स लग रही थी और यहाँ पर आपका एक्चुअल मोमेंट कितना था, 4 न्यूटन मीटर का, ठीक है। आप बोल रहे हो कि भाई राइट में जाने की बजाय मैं लेफ्ट में डिस्टेंस ले लेता हूँ। अब यहाँ पर लगाओगे तो यही ना, यस सर। ठीक है। तो अब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, इन दोनों का जो मोमेंट है वो इसके उल्टी हो जाएगी ना। हाँ, ठीक है। तो आपको उल्टा नहीं करना है, आपको वही सेम डायरेक्शन रखना है जो मोमेंट का है, तभी तो इक्विवेलेंट मोमेंट बनेगा। लेकिन सर ये जो मूवमेंट है वो तो क्लॉकवाइज में, तो उसको तो माइनस में लेंगे ना साइन में तो। लिखते टाइम माइनस में लिखोगे आप, तो और फिर अगर सर आप आपने, लिख नहीं रहे हो और सिर्फ सर्कल बना के डायरेक्शन दिखा रहे हो तो आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 न्यूटन जो लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाया नहीं है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने ड्रॉ करके दिखा रखा है कि क्लॉकवाइज है, तो इसलिए अपन को साइन की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन सर फिर आपने जो m/f किया था, हाँ, वो तो डिस्टेंस आ रही है ना 2 मीटर, और अपन को ये पता है कि भाई अपन को इधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि इधर जाने से ही क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। अगर आप 2 मीटर उधर को लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। क्लियर हो गया या अभी भी कंफ्यूज्ड हो? नहीं सर, हो गया। ठीक है। तो अपन ने ये टॉपिक भी कवर कर लिया, रिडक्शन ऑफ अ फोर्स कपल सिस्टम टू अ सिंगल फोर्स। ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले जो टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल बॉडीज का इंटरेक्शन देखना होगा और एक एक बॉडी से आपकी मल्टीपल इक्वेशंस जनरेट होगी, और वो तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपरली बनाना नहीं आता। तो अब इसी फिगर में देख करके मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या है ये समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम की एक डेफिनेशन है जो यहाँ पर मैंने आपको बुक्स की लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सेप्ट लेकर के रखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो जाए उस तरीके से मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम का एक अपनी सरल भाषा में भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है, आपने एक लकड़ी का लट्ठा लिया, अ रॉड और अ प्लैंक, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, उसको 2 सपोर्ट्स के ऊपर सिर्फ रख दिया। ठीक है, क्या किया है? रख दिया मैंने। और इसके ऊपर एक फोर्स बिठा दी 2 न्यूटन की। अब ये जो फिगर मैंने बनाया है ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी इसमें कितनी बॉडीज हैं? सपोर्ट नंबर 1 है, सपोर्ट नंबर 2 है, 3 बॉडी। ठीक है, 3 बॉडीज हैं। तो ये तो एक एक्चुअल प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया हुआ ग्राफिक इमेज है। बट नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FBD, फ्री बॉडी डायग्राम? ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले इस पे एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस के बारे में जानकारी लेते हैं।
अब मेरे को ये बताओ कि आपने इस ऑब्जेक्ट को दो सपोर्ट्स पे रखा है, तो ये जो सपोर्ट नंबर 1 है, इसके ऊपर जो फोर्स इस बॉडी के और आपके द्वारा लगाए गए 2 न्यूटन के कारण जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, उसका डायरेक्शन क्या है ये बताओ। ये सपोर्ट नंबर 1 पे डाउनवर्ड। बिल्कुल सही कहा। सपोर्ट नंबर 1 को ऐसा फील होगा कि जैसे कोई मेरे को किसी अननोन फोर्स से नीचे को दबा रहा है। सपोर्ट नंबर 2 को भी यही फील होगा कि भाई कोई चीज मेरे को नीचे को दबा रही है, ठीक है। लेकिन रिएक्शंस के बारे में तो आपने सुना ही है। इस वाली बॉडी को क्या फील होगा, इस बॉडी को क्या फील होगा कि भाई ऊपर से कोई मेरे को 2 न्यूटन से दबा रहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी मेरे को F1 फोर्स से ऊपर को धक्का दे रहा है, नीचे जाने नहीं दे रहा। ये वाला सपोर्ट मेरे को F2 फोर्स लगा करके ऊपर को धक्का दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैंने सारे बॉडीज के सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ कैप्चर करा, तो मेरी कितनी फोर्सेस आ गई? F1 ऊपर को आ गई, F1 नीचे को आ गई, F2 ऊपर को आ गई, F2 नीचे को आ गई। 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स हो गई। 1 2 3 4 5 फोर्सेस अभी करंटली इस पूरे सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको कि शॉर्टकट में आपसे अपन FBD बोलेंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लैंक। प्लैंक का मतलब लकड़ी का तख्ता जो कि आपने ऊपर रखा हुआ है। तो अब मेरे को ये बताओ कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लैंक में इन 5 फोर्सेस को मैं एक साथ बनाऊं या इनमें से कुछ ही फोर्सेस को बनाऊं? कुछ फोर्सेस। कौन कौन सी हैं? F1 जो ऊपर लग रही है और F2 ऊपर लग रही है। बिल्कुल सही कहा। F1 जो ऊपर लग रही है वो मैं बनाऊंगा, F2 जो ऊपर लग रही है वो बनाऊंगा, और कोई आएगी क्या? 2 न्यूटन जो 2 उस पे न्यूटन। नीचे लग रही है। 2 न्यूटन जो नीचे को लग रही है। बाकी की ये जो F1 F2 नीचे को लग रही है, ये किसके एक्सपीरियंस है? ये रिएक्शन सपोर्ट के एक्सपीरियंस है। ये सपोर्ट नंबर 1 यहाँ पर जो गिट्टी रखी हुई है, ये उस गिट्टी को एक्सपीरियंस हो रहा है नीचे को दबाव, ये इस वाली गिट्टी को फील हो रहा है नीचे को दबाव। तो 1 और 2 जो सपोर्ट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को प्लैंक के फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं लेंगे। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन सुन लो। किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अगर आपसे कोई शॉर्ट नोट्स पूछे या डेफिनेशन पूछे तो क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ ग्राफिक डिपिक्शन of all the forces acting on the body due to some external agencies. तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लैंक पूछूं तो प्लैंक पर लगने वाली फोर्सेस बनाऊंगा, प्लैंक के द्वारा लगाई जाने वाली फोर्सेस को नहीं बनाऊंगा। ये वाली F1 क्या है? ये F1 फोर्स प्लैंक के द्वारा सपोर्ट नंबर 1 पर लगाई जाने वाली फोर्स है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लैंक में नहीं आएगा। ये F2 कौन सी फोर्स है? प्लैंक के द्वारा सपोर्ट नंबर 2 पर लगाई जाने वाली फोर्स है ये F2। लेकिन ये F2 क्या है? ये F2 प्लैंक पर सपोर्ट नंबर 2 के द्वारा लगाई गई फोर्स है। यानी कि सपोर्ट नंबर 2 अब एक्सटर्नल एजेंसी हो गई, और ये एक्सटर्नल एजेंसी आपके डिजायरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन यानी कि प्लैंक पर फोर्स लगा रही है। ये 2 न्यूटन आप लगा रहे हो, लेकिन किस पे लगा रहे हो? प्लैंक पर। तो ये फोर्स इंक्लूड हो जाएगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट और लॉजिक और डेफिनेशन सिर्फ इतना ही है। अ सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। बस इतना सा लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो अब अपन यहां पे वापस आते हैं। इस इमेज को मैं एनलार्ज करता हूं। इस फिगर को आप देखो, थोड़ा सा ये फिगर थोड़ा सा स्प्लिट हो गया है, बट आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक स्फीयर है A, दूसरा स्फीयर है B, और इसको एक रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर कोने में रख दिया है, और उसके ऊपर एक भारी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट B को बीच में ला करके फंसा दिया ऊपर से, ठीक है। अब इन तीनों के मासेस हैं, A का भार है, B का भी भार है, और C का भी भार है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं FBD ऑफ A ड्रॉ करने को कहूं
तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? FBD ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ए, यानी कि आपको अब ए ऑब्जेक्ट पर कहीं से भी अगर कोई फोर्सेस लग रही है तो वो बनानी है। ए ऑब्जेक्ट की फोर्स को नहीं लगाना आपको। तो अब मैं पहला वाला आपको बना के दिखाता हूं, फिर बी और सी का आपसे खुद बनवाने को कहूंगा, ठीक है? एक तो क्या है, ए ऑब्जेक्ट का और इस वर्टिकल सपोर्ट के बीच में एक रिएक्शन फोर्स आएगी। ए ऑब्जेक्ट इस सपोर्ट को इधर को धक्का दे रही है, लेकिन ये सपोर्ट ए ऑब्जेक्ट को उल्टा धक्का भी दे रही है, ठीक है? तो इन दोनों में से मैं कौन सी बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम में, लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली। राइट, क्योंकि FBD ऑफ ए है तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए लेना है, फोर्सेस एनैक्टेड बाय ए नहीं लेना। तो मैं कौन सी फोर्स लूंगा? एक फोर्स तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में बनाई, ऐसे एक वेक्टर बनाया, ये एक फोर्स आ गई। अच्छा, और कौन सी फोर्स आएगी? ये बी जो है ये ए को इधर को धक्का दे रही है, और ए जो है वो बी को उधर भी धक्का दे रहा है, आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहा है और इक्विलिब्रियम में है ये। इन दोनों में से कौन सी वाली लूंगा, नीचे वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली। नीचे वाली। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अपन को फोर्स एक्टिंग ऑन ए लेना है। तो इस ये जो बी की ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगी और ये जो वेक्टर आएगा, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए। और कौन सी फोर्स है बताओ? नीचे जो ए जो नीचे की सरफेस, नीचे की सरफेस पर सेम इफेक्ट आएगा। नीचे की सरफेस एक को ऊपर की तरफ जो धक्का देगी वो फोर्स बनेगी। क्या सारी मैंने फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ले ली क्या? mg आकी। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। एक फोर्स अपन को और लेनी पड़ेगी जो कि ए की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ को लगेगी। अच्छा, ये फोर्स कौन लगा रहा है इस पे? mg। ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटी यानी कि अर्थ का जो सेंटर है वो इस ए ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर से नीचे को खींच रही है। तो ये जो mg फोर्स है ये धरती के द्वारा लगाया गया फोर्स है ए पर, तो इट इज अगेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए। तो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए जब बनाऊंगा तो इसमें एक चीज और है कि इसके आजू बाजू वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं गायब कर दूंगा। दिस इज ऑल्सो अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए जो है जब मैं बनाऊंगा तो उसमें से ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी को गायब कर दूंगा, सिर्फ ए ऑब्जेक्ट को अकेला ड्रॉ किया और उसके बाद उस पे यहां से एक रिएक्शन बनाया, रिएक्शन नंबर 1 ड्यू टू द वर्टिकल वॉल। यहां से एक रिएक्शन बनाया, रिएक्शन नंबर 2 ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। यहां से एक रिएक्शन बनाया R3, रिएक्शन ड्यू टू द ट्रायंगुलर बॉडी एंड a downward force mg which is the weight of ये कौन है जो यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं? आप लोग जब मेरे से बात करें तो अपना माइक्रोफोन ऑन रखें, अदरवाइज प्लीज मेक श्योर दैट योर माइक्रोफोन इज ऑफ। फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको? तो ये चार फोर्सेस बनेगी बॉडी नंबर ए की फ्री बॉडी डायग्राम में। बॉडी नंबर बी का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बना हुआ है, इसको देख करके खुद समझें कि ऐसा क्यों बना है। फिर ये एक दूसरा एग्जांपल यहां पर स्टार्ट किया, एक स्फीयर को एक जंजीर से यहां से लटका करके ऐसे सस्पेंड कर रखा है और ये दीवार है, दिस इज अ वर्टिकल वॉल। तो ये ऐसे एक स्फीयर लटका हुआ है दीवार के सहारे, एक चेन से लटका हुआ। तो इस स्फीयर की जो फ्री बॉडी डायग्राम्स है वो ये बनेगी, टेंशन, फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर ड्यू टू द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग जो कि ऊपर को होगी, दीवार की रिएक्शन और स्फीयर का वेट खुद। तो ये तीन जो आपकी फोर्सेस हैं फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट बन जाएगी, ठीक है? तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ इतना सा ही है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बनाते हैं और जब भी एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जेक्ट को अकेला बनाते हैं। ये देखो
एक्चुअल सिस्टम कैसा था, इसमें 3-4 ऑब्जेक्ट थी, 3 तो ऑब्जेक्ट्स अंदर रखी हुई है और चौथी ऑब्जेक्ट ये टब खुद है। लेकिन जब एफबीडी बनाते हो तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के बनाते हो, ठीक है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हो। एंड नाउ द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे, इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये आप कब कहते हो? When do you say that a body is in equilibrium? इक्विलिब्रियम का मतलब आप अधिकतर लोग इसी चीज से समझते होंगे कि वो चल नहीं रही, ठीक है, जमीन पे एक बॉक्स को रखा हुआ है, क्या ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है? क्या बस रखा हुआ है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना आगे पीछे जा रही है, कहीं नहीं जा रही। इज इट एन इक्विलिब्रियम और नॉट? यस सर। Yes, sir. ऐसा क्यों हुआ? Yes, sir. क्योंकि नीचे को तो बॉक्स की वेट एक्ट कर रही है, ऊपर को ग्राउंड का रिएक्शन एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स, और आगे कोई किसी फोर्स से खींच नहीं रहा, इसको ऊपर और कोई एक्स्ट्रा फोर्स लोड लगा नहीं रखा। तो कुल मिलाकर के जो वर्टिकल डायरेक्शन की आपकी सारी फोर्सेस थी, या फिर कुल मिला के जितनी भी फोर्सेस इस पे एक्ट हो रही है, वो क्या थी? R माइनस mg इक्वल टू 0, क्योंकि आपकी R और mg इक्वल टू ईच अदर थी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिर्फ इसी से ही अपन डिराइव करते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, इफ इट बिकम्स इक्वल टू 0, देन यू कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब इस कॉन्सेप्ट का एक उल्टा उदाहरण लेते हैं। एक फुटबॉल की बात की थी मैंने आपसे पिछले क्लास में। इस फुटबॉल पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की डायरेक्शन में F, और इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे वही F फोर्स लगाई, लेकिन अब की बार नीचे। मेरे को कोई एक जना बता दो कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का समेशन F कितना है? व्हाट इज समेशन F फॉर दिस सिस्टम? 0. It is 0 because this force is in the opposite direction. तो आप इसको और इसको जब आप फोर्स को ऐड करोगे तो प्योर वर्टिकल अपवर्ड और प्योर वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी, एंड इट इज एक्चुअली 0। लेकिन क्या इन दोनों फोर्सेस के प्रेजेंस में मोशन नहीं हो रहा? क्या बिल्कुल मोशन हो रहा है सर, हो रहा है। सब मोशन हो रहा है। रोटेशन। फुटबॉल आप सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, और सिर्फ रोटेट ही नहीं करेगी, सरप्राइजिंगली ये एक्सेलरेट भी होगी रोटेशन के अंदर, यानी कि इसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ती जाएगी। इसकी ये जो ओमेगा है, ओमेगा ऑफ रोटेशन, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली ऑब्जर्व टू इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये सिर्फ खाली रोटेशन ही नहीं कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी पे, एक्सेलरेटेड रोटेशन करेगा ये। तो अब अगर आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिर्फ यहीं पे बोल के खत्म कर दी कि भाई इसमें नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी, ये बात अब आपकी झूठ साबित हो गई, क्योंकि यहां पर आपका नेट फोर्स 0 था, बजाय उसके भी, यानी बावजूद उसके बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो अब इसके लिए अब अपन एक एक्स्ट्रा कंडीशन और लगाते हैं कि अच्छा भाई हमसे गलती हो गई थी, हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी जब उस पे नेट फोर्स सिर्फ 0 ही ना हो, उसके ऊपर नेट मोमेंट या कपल भी 0 हो, तब जाकर के वो इक्विलिब्रियम में पाई जाएगी। इट इज ओनली अंडर द कंडीशंस written here that a body will be considered to be completely in equilibrium. यही बात आपको यहाँ पर मैंने नोट्स में conditions of equilibrium में बताई है। There are two conditions. The first condition is that the sum of all forces in all directions must be 0. The second condition is the sum of all moments in all directions must be 0. तब जाकर के equilibrium में होगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका सोच समझ के जवाब देना। एक कार जो है एक रोड पर चल रही है, और उस कार का ड्राइवर जो है वो स्पीडोमीटर पे देखता है, तो उसकी स्पीडोमीटर की जो सुई है वो एग्जैक्टली 60 किलोमीटर पर आवर पे
स्टेशनरी है, यानी कि कार चल रही है, कार खड़ी नहीं है, कार इज मूविंग ऑन अ स्मूथ रोड एट अ कांस्टेंट फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। इज द कार इन इक्विलिब्रियम और नॉट? सोच के जवाब देना। सर स्मूथ रोड पे तो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम पे होगी, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। रोड के स्मूथ होने से नहीं है इक्विलिब्रियम, इसीलिए इक्विलिब्रियम है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। लेकिन मोशन तो हो रहा है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसको मैंने बता दिया 60 किलोमीटर पर आवर। और फर्स्ट विजन में, यानी कि पहली नजर में, अगर आपको कोई भी ये बोले कि कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होती है क्या यार, तो हर कोई आदमी बोलेगा नहीं यार नहीं होती, चल रही है ना, तो इक्विलिब्रियम में कैसे है, कुछ फोर्स लग रही होगी तभी चल रहा है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव Zero. ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स कितना होगा? जीरो। जीरो। तो इक्विलिब्रियम के बारे में ये धोखा हो जाता है कई बार कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती। दिस इज रॉन्ग। एक बॉडी मोशन में होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो तो। अब फुटबॉल की बात करते हैं। एक फुटबॉल आपने देखा, टेबल पे रखा, और कुछ इस तरह का रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया कि वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है टेबल पे। क्या ये फुटबॉल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? इज दिस इन इक्विलिब्रियम और नॉट? Yes, sir. है, यस सर। यस सर। क्योंकि आपकी ओमेगा टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए अब की बार ये रोटेटिंग फुटबॉल भी इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। ठीक है, तो आपकी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई दिस एंड दिस। और अगर आप कंपोनेंट वाइज इसको देखना चाहें तो कुछ लोग इस तरीके से भी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करते हैं। सिर्फ समेशन f0 और समेशन m को 0 लिखने की बजाय ये बोलते हैं कि forces along x direction should add up to 0, forces along y direction should add up to 0, and forces along z direction should add up to 0. And similarly, moments about x-axis, moments about y-axis, and moments about z-axis should individually add up to 0. ये थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताने के लिए है। अब देखो, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन की फोर्सेस तो आप समझ सकते हो, लेकिन ये मोमेंट्स अबाउट x y z क्या है उसको समझाने के लिए मैंने ये फिगर आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया है। ये फिगर अगर आप देखें तो ये तीन प्लेन्स को मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाली, ये वर्टिकल प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अब देखो, ये आपकी x एक्सिस जा रही, ये आपकी z एक्सिस जा रही, और ये आपकी y एक्सिस जा रही। एक्स वाई प्लेन पर जो मोमेंट होता है उसको कहते हैं मोमेंट अबाउट z एक्सिस। ये देखो, इसमें से ये एरो बाहर आ रहा है तो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट है। वाई जेड प्लेन पे, यानी कि इस वाली प्लेन पे अगर कोई मोमेंट है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट माना जाता है। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई इस तरह का रोटेशन है तो वो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट माना जाता है। तो ये फिगर सिर्फ इतना दिखाने के लिए है कि ये mx, my, mz का मतलब क्या है। तो ये अलग अलग प्लेन्स पे मोमेंट की बात की जा रही है। और इन जनरल आप लोग सिर्फ इतनी सी बात कह के भी संतुष्टि कर सकते हैं कि द सम ऑफ मोमेंट्स शुड बी जीरो, द सम ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो, एंड ओनली देन अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंडीशंस विल द इक्विलिब्रियम कंप्लीटली एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। तो आज का लेक्चर अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सर हाँ सर एकदम सर, अगर अपन एक सर्कल लेते हैं उसको बीच से हिंज कर देते तो, और अगर लेफ्ट और राइट दोनों से एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं F,
तो उसका कपल थोड़ी ना जीरो होगा, कपल तो जीरो नहीं होगा, फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होता है। आपने कहा एक सर्कल ले लिया, यस सर। इधर इधर जो फोर्स लगा रहे हो ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? हाँ सर, डाउनवर्ड या कुछ भी लगा दो, डाउनवर्ड फोर्स है। इधर जो फोर्स लगा इधर रहे हो अपवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड। अपवर्ड। तो यहाँ पर आपने एक कपल अप्लाई किया है। हाँ हाँ सर, इसको सेंटर से हिंज्ड कर दिया। सेंटर पे फिक्स्ड है, तो इस पर रोटेशन हाँ, होगा, रोटेशन होगा सर। तो फिर इसमें एक्सेलरेशन भी होगा। देयर विल बी एन अल्फा। अगर सर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है तो फिर कांस्टेंट ओमेगा से घूम ही नहीं सकता ये। कांस्टेंट ओमेगा से ये इसलिए नहीं घूम सकता क्योंकि एक एक्टिव कपल एक्ट कर रही है और इस हिंज पे कोई रेजिस्टेंस, अगर इस हिंज पे रेजिस्टेंस ऐसी क्रिएट हो जाए तो एग्जैक्टली इस F into D के कपल फ्रिक्शनल कपल भी दे, अब ये यस सर, रोटेट करेगा। ठीक है सर। क्लियर हो गया? यस सर। Okay. Chalo, you can leave for your next class. I am stopping the presentation now.